हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो में ईवीएस में हम देखेंगे कि आगे का कंटेंट क्या है और बिना टाइम ख़राब किए हुए आगे चलते हैं अपने कंटेंट पर। तो पीछे की सारे जितने भी पॉइंट्स आपने देखे थे वो आराम से उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, होल गुंडी। ये देखिए बहुत सारे प्लेसेस के बारे में आपको यहाँ बताया गया है, उनमें से एक नया प्लेस भी आपको फिर से मिल रहा है जो कि है होलगुंडी। होलगुंडी जो एरिया है वो कर्नाटक में है और जो बाजार गांव है वो महाराष्ट्र में। ये दो प्लेस को ध्यान रखना है, होलगुंडी और बाजार गांव। होलगुंडी कर्नाटक और बाजार गांव जो है वो महाराष्ट्र में। ये दोनों प्लेस के नाम इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में आपके जो कंटेंट है वो आपका पानी से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ के लोग पानी की कमी को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। साथ में आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ भीमा संघ। ये क्या है? बच्चों की पंचायत है। जब वहाँ पर बच्चों को लगता है कि हमारे यहाँ पानी की इतनी कमी क्यों है, तो उनकी जो बच्चों की जो पंचायत है वो आपस में बात करते हैं। जैसे गांव में एक पंचायत होती है, वैसे ये बच्चे खेल खेल में अपनी एक पंचायत बनाए हुए हैं जिसका नाम है भीमा संघ। तो वो लोग इस समस्या को दूर करने के लिए करते हैं। तो दो तीन चीज़ इसमें याद रखना है। एक तो एरिया कहाँ पर है, बाजार गांव, और होलगुंडी का जो रिलेशन है वो पानी की कमी से है, और भीमा संघ जो कि बच्चों की पंचायत है, बड़ों की नहीं, बच्चों की पंचायत है और वो इसके लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया है इससे। रेगिस्तानी ओक यानी डेजर्ट ओक के बारे में है। डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जो लंबाई होती है वो तो सिर्फ उतनी ही होती है जैसे आपके क्लासरूम की जो वॉल होती है यानी दीवार होती है, यानी रूम की मान लीजिए, यानी 7 और 8 फीट के लगभग होती है। लेकिन इसकी जड़ें जो होती हैं, ऐसे ही 30 पेड़ों को अगर एक के बाद एक लिटाया जाए तो जितनी लंबाई होगी उतनी एक पेड़ की जड़ें होती हैं, यानी उसका 30 गुना जड़ें उसकी ज़मीन के अंदर जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक उसे पानी नहीं मिल जाता है। यानी डेजर्ट एरिया में बहुत गहराई तक पानी में मिलता है, इसलिए वो इतनी गहराई पर जाती हैं। इसके बाद वो पानी जो होता है वो ऑब्जर्व होता हुआ उसके तने पर आ जाता है और वहाँ के जो लोग हैं वो इसका पानी का यूज जो है वो पतले पाइप के द्वारा उस तने से निकाल कर करते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि पतले पाइप से पानी निकाल कर उसका यूज भी वहाँ के लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांप। सांप क्या होते हैं? सांप आपके किसान के अच्छे दोस्त होते हैं, ये याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं, किसी और वीडियोस में आपका एक पॉइंट आएगा जिसमें केचुए के बारे में लिखा होगा। तो केचुए जो होते हैं वो मिट्टी के अच्छे दोस्त होते हैं, जबकि सांप जो होते हैं वो किसान के अच्छे दोस्त होते हैं। किसान के अच्छे दोस्त इसलिए होते हैं क्योंकि किसान की जो फसल होती है वो चूहों के द्वारा काफ़ी बार नष्ट की जाती है, तो वो उस चीज़ को बचाते हैं, यानी चूहों को खा लेते हैं जिससे चूहे उसको खराब नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे देश में, अब सांप की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में यानी इंडिया में, भारत में वैसे भी डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर सांप भी बहुत तरीके के पाए जाते हैं, जिनमें से केवल सांप तो बहुत तरीके के पाए जाते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। यानी आपको याद रखना है कि बहुत तरीके के सैकड़ों हजारों टाइप के आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 टाइप्स के ही आपके सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। यानी पॉइजनस कितने होते हैं? सिर्फ 4 होते हैं और उनके नाम है, ये जो आपके हाईलाइट हो रहे हैं, साथ में इंग्लिश वर्ड भी लिखा हुआ है, इस चीज को याद रखेंगे। दोनों में आपको याद रखना है, नाग जिसे कोबरा कहते हैं, करैत यानी कॉमन क्रेत, दुबोइया यानी रसेल वाइपर, और अफई यानी सॉ स्किल्ड वाइपर। यही 4 सिर्फ ऐसे सांप होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, यानी इन्हीं के काटने से लोगों की मृत्यु हो सकती है, बाकी तो उसको देखकर ही बेहोश हो जाने वाली बात होती है, यानी डर की वजह से ही लोगों की डेथ हो जाती है, अदरवाइज वो डेथ नहीं होती है। अगर किसी को सांप, अब मान लो किसी को सांप ने काट लिया है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए एक दवा भी होती है जो कि सांप की जहर से ही बनाई जाती है, और वो जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होते हैं, वहाँ पर वो आसानी से उपलब्ध होती है। तो अगर किसी को सांप ने काटा है तो अगर वो दवा दे दी जाए, वो सीरम दे दिया जाए तो वो जो व्यक्ति है वो बच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बरगद। बरगद की जो लटकती है, कई बार आपने बरगद का पेड़ अगर देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे जो रस्सी की तरीके से कुछ लटकता हुआ नजर आता है, वो एक्चुअली उसकी रूट्स होती हैं, यानी उसकी जड़ें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बरगद की सिर्फ वही जड़ें होती हैं लटकती हुई,
जमीन के अंदर भी उसकी जड़ें होती हैं जैसा कि अन्य पेड़ों में होती हैं। तो वो जो जड़ें लटकती हुई होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ते 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 ज़मीन तक चली जाती हैं और उस पेड़ को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती हैं जैसे कि पिलर की तरीके से, जैसे घर में आपके पिलर बनाए जाते हैं जिससे वो घर मजबूत होता है, तो इसी तरीके से वो रूट से जब अंदर ज़मीन के अंदर चली जाती हैं तो वो उस पेड़ को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती हैं। तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट बोमोंट के बारे में। डॉक्टर बोमोंट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डाइजेशन के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जो सीक्रेट थे डाइजेशन से रिलेटेड उसको पता लगाया। और उन्होंने क्या क्या पता लगाया, उन्होंने ये पता लगाया कि हमारा जो पेट होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट का टेम्परेचर हमेशा कितना होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट में एक जूस पाया जाता है, एक रस पाया जाता है जो कि अम्लीय होता है यानी एसिडिक होता है, ठीक है, एसिड वाला होता है, एसिडिक होता है। और दूसरी बात है हमारे पेट के अंदर जो खाना होता है बाहर की अपेक्षा बहुत जल्दी से पच जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके पीछे एक स्टोरी दी गई है एनसीईआरटी में, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ उस स्टोरी के बारे में। और उस चीज़ को उसमें भी कुछ आपके पॉइंट्स होंगे तो उसको भी याद रखना क्योंकि कुछ हो सकता है इसमें पॉइंट्स ना हो। एक मार्टिन नाम का व्यक्ति होता है, क्या होता है उसका नाम मार्टिन, वो एक सोल्जर होता है। उसकी एज कितनी होती है 18 ईयर्स का होता है यानी कि 18 वर्ष का होता है। उसको किसी युद्ध में किसी लड़ाई में उसको गोली लग जाती है तो डॉक्टर बोमोंट ने ही उसका इलाज किया था। जब उन्होंने उसका इलाज कर दिया, गोली निकाल दी, इसके बाद बहुत दिनों बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए दोबारा से बुलाया तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में जहाँ पर उन्होंने गोली निकाली थी उसमें क्या हो गया है, एक होल ऐसा बन गया जैसे कि फुटबॉल के तरीके से हो गया कि ऊपर की स्किन तो ढकी हुई है लेकिन अगर स्किन हटाया जाए तो अंदर एक होल की तरीके से दिखता है, यानी उसको झाँक कर देख भी सकते हैं कि पेट में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने देखा। इसके बाद उससे उन्होंने कुछ जूस निकाला, पेट में जो जूस थे एसिडिक जूस था उसको उन्होंने कई ग्लासेज में डाला और रूम का टेम्परेचर भी 30 डिग्री का रखा क्योंकि पेट का भी टेम्परेचर 30 डिग्री का होता है। इसके बाद उसमें किसी में मछली के टुकड़े, किसी में अंडे के टुकड़े, किसी में सब्जी के टुकड़े ये डाला और उसी वैसा ही खाना मार्टिन को भी खिलाया गया। लेकिन बाद में ये जब उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा कि जो खाना पेट में जल्दी पच गया, जैसे कि अंडा है वो जल्दी पच गया, लेकिन जो कमरे में रखा हुआ खाना था जो ग्लासेस में रखा हुआ था उसी एसिडिक जूस में, तो वो बहुत थोड़ा सा देर से यानी 1 घंटे जहाँ पेट के अंदर पच रहा था तो वो शायद 2.5 घंटे 3 घंटे ऐसा टाइम ले रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ पता लगाया था। और वो स्टोरी भी याद रखेंगे कि मार्टिन नाम का एक सोल्जर था जिसकी उम्र क्या थी 18 वर्ष थी और उसे गोली लग गई थी, उन्होंने ही उसका इलाज कराया था। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में डाइजेशन का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन का पता किसने लगाया तो वो थे डॉक्टर बोमोंट। इसके बाद फिर आपका है उड़ीसा का कालाहांडी जिला। उड़ीसा में एक जिला है कालाहांडी जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चावल उगाया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा चावल उगाने के बावजूद भी वहाँ के लोग भूखमरी के शिकार है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चावल को क्या कर दिया जाता है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसको भी याद रखेंगे कि जो कालाहांडी जिला है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अत्रेयपुरम कस्बा। क्या है अत्रेयपुरम कस्बा, एक कस्बा है जो कि आंध्र प्रदेश में, फिर से एक प्लेस का नाम आया है, सबको अलग अलग ही आप ध्यान में रखेंगे। अत्रेयपुरम कस्बा जो है वो आंध्र प्रदेश में है जहाँ पर मामडी तांड्रा बनाने का काम चल रहा है। किस चीज़ का चल रहा है, मामडी तांड्रा। ये नाम बिल्कुल अलग लग रहा होगा, सुनकर हंसी भी आ रही होगी, लेकिन मामडी तांड्रा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। और उसी चीज़ को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, आम पापड़ कहा जाता है। आम पापड़ सबको पता होगा, सबको अच्छा भी लगता हुआ, किसने किसने खाया है वो सभी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर वहाँ पर क्या चल रहा है, मामडी तांड्रा बनाने का काम चल रहा है। वहाँ पर 2 बच्चे, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि वहाँ पर 2 बच्चे हैं जिनका नाम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू है, ठीक है। इसमें भी हंसी आ रही होगी, है ना। चिट्टा बाबू और चिन्ना बाबू है जो कि उसकी मदर बनाने वाली है मामडी तांड्रा। तो वो क्या है कि वो उसके लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो इसलिए वो अपने अप्पा के साथ, यानी वहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो पापा को, फादर को अप्पा बोलते हैं, तो अप्पा के साथ बाजार गए हैं जहाँ से वो क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं, चटाई लेके आए हैं, कैजेरुइना पेड़ के डंडे लेके आए हैं, नारियल से बनी हुई
रस्सी लेकर आए हैं, गुड़ और चीनी भी खरीद कर लाए हैं। इन चीज़ों को भी याद रखना है। 2 बच्चे हैं, चिन्ना बाबू, चिट्टी बाबू, और वो दोनों बाजार से ये चीज़ें लेके आए हैं, क्योंकि उनकी मदर बनाने वाली है मामडी तांड्रा यानी कि आम पापड़। और आम पापड़ बनाने के लिए उनको लगभग 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद बनाना पड़ता है, यानी बन सकता है उनका। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत है, सबका अलग अलग स्टेप होता है। जो ये जिस तरीके से ये बना रहे हैं उसमें इनको 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत जरूर होती है। वो क्या करते हैं, ये जो कैरजूरिना के पेड़ के डंडे हैं उनको उनके ऊपर उसको बांध कर, रस्सी बांध कर उसमें चटाई बिछाते हैं। इसके बाद फिर आम का जो पल्प होता है उसको निकाल कर उसमें स्प्रेड करते हैं। जब वो अच्छी तरीके से सूख जाता है तो उसके ऊपर एक दूसरी लेयर डालते हैं आम की पल्प की, यानी कि आम के गूदे की। इसके बाद जब वो सूख जाता है फिर इसी तरीके से कई लेयर बनाते हैं, और जब वो पूरी तरीके से सूख जाता है तो उसको निकाल कर पीसेज में काट लिया जाता है और उसको कंटेनर में रख लिया जाता है। इस तरीके से लगभग 1 महीने इनको लग जाते हैं ये सब करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो स्क्रीन में जो फोटो दिख रही है किसी लेडी की, आपने फोटो देखी है, वो है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ठीक है, वो है एक ऐसी लेडी है जो कि भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं और भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने सेना की कमांड संभाली, यानी किसी परेड में नेतृत्व किया, यानी लीडरशिप किया। अभी इनसे पहले किसी लेडी ने परेड की लीडरशिप नहीं किया था, ये पहली लेडी हैं। और वो परेड देखा होगा आपने, जब 26 जनवरी की परेड होती है तो उसमें किस तरीके से कमांड्स दिए जाते हैं। तो जो पूरा एंटायर परेड होती है उसमें लगभग कितने कमांड्स दिए जाते हैं, 36 कमांड्स दिए जाते हैं। ठीक है, और ये कमांड्स इतने तेज आवाज में दिए जाते हैं कि जो लास्ट की जो टुकड़ी है, क्योंकि उसमें कितनी टुकड़ियां होती हैं, 4 टुकड़ियां होती हैं परेड में, और लास्ट का जो पर्सन है, जो सोल्जर है, उसको भी बहुत क्लियर सुनाई पड़ना चाहिए। इतनी तेज आवाज होनी चाहिए आपकी, ताकि वो आपकी कमांड सुनकर वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए ये पहली महिला है जिन्होंने इस परेड का, और ये जो परेड की कमांड संभालता है, जो लीडरशिप संभालता है, वो क्या होता है कि वो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। अगर किसी ऑफिसर को, किसी पर्सन को लीडरशिप की मिल जाए परेड की, तो समझ लो सबसे बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि ऐसे वैसे लोगों को वहाँ पर ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात है, ये जो वहीदा प्रिज्म है वो है जम्मू कश्मीर से। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में एक जिला है राजौरी जिला, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है थन्ना मंडी, वहाँ से बिलोंग करती है, यानी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं और इतने हाई पोस्ट पर, इतने बड़े सम्मानित पद पर पहुंची हैं। तो याद रखना है कि ये नेवी में एक डॉक्टर हैं। दूसरी बात है प्रिज्म। अब इनके जो सरनेम में जो प्रिज्म लगा है उसका क्या मतलब है, ये इन्होंने बताया कि उनके नाम पर जो प्रिज्म लगा है वो उनके पिता ने दिया है, यानी उनके पिता ने सरनेम दिया है। क्योंकि प्रिज्म, आपने ये पिक्चर भी देख रहे हैं साइड में कि ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? एक साधारण कांच का टुकड़ा होता है, लेकिन अगर उसको सनलाइट या कुछ लाइट वगैरह डाली जाए उसमें, तो उसमें क्या होता है कि वो 7 रंगों का दिखाई देता है। एक साधारण कांच का टुकड़ा लाइट अगर पड़ने पर वो 7 रंगों का दिखाई पड़ता है। इसलिए वो चाहते थे कि उनकी जो 3 लड़कियां हैं, उनकी 3 बेटियां थी, तो वो अलग अलग फील्ड पर अलग अलग तरीके से अपना समाज में नाम रोशन करें। वो चाहते थे कि उनकी एक बेटी डॉक्टर बने, एक पुलिस में जाए, वकील बने, और एक बच्चों को पढ़ाए। इस तरीके से उनका सपना था, जिसमें बाद में चलकर वहीदा प्रिज्म एक डॉक्टर बनी थी और उनकी बहन पुलिस में गई थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि ये मेरे पिता ने ही दिया था मुझे ये सरनेम प्रिज्म, क्योंकि वो चाहते थे कि जिस तरीके से प्रिज्म एक साधारण कांच का टुकड़ा होता है लेकिन वो 7 रंगों पर बिखरता है और सभी लोग उसको पसंद करते हैं, वैसे ही मेरी बेटियां भी समाज में अलग अलग तरीके से नाम रोशन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।